Hello friends. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 2 class 11 structure of atom. Now question number 55, emission transmission in the Paston series. एमिशन ट्रांसमिशन है बच्चे क्वेश्चन सीरीज में है और जिसमें n की वैल्यू क्या होती है 3 मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आएगा लेकिन डलेगा कहाँ पर n इज इक्वल टू 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द nth ऑर्बिट. अब वो कहीं से भी आ रहा हो वी डोंट नो कहीं से भी आ रहा हो तो ठीक है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज और उसको हम इस तरह से अगर उस इलेक्ट्रॉन की हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस दैट इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 10 to the power 15 1 by 3 square minus 1 by n square. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. हमें ये n की वैल्यू निकालनी है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा हो. ठीक है. इफ़ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर. अगर ट्रांजिशन ऑब्जर्व कहाँ हो रही है 1285 नैनोमीटर पे मीन्स आपकी वेवलेंथ भी आपको दी हुई है एंड आपको उस रीजन में क्या निकालना है स्पेक्ट्रम भी बताना है किस रीजन में है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन. नाउ firstly what we have to this numerical that is wavelength that is 1285 nanometer or you can say 1285 into 10 to the power minus 9 meter. Clear? Now here the frequency 3.29 10 to the power 15 1 by 3 square minus 1 by n square. हमें वैल्यू निकालनी है n की. Now here we can solve the frequency by the formula of C over lambda. Clear? Now C value is 3 into 10 to the power 8. Wavelength is 1285 into 10 to the power minus 9. Now by solving this you will get the frequency 2.33 into 10 to the power 14 second inverse. Now by putting the value of this v in this equation, now our equation is just like this 3.29 into 10 to the power 15 1 by 9 minus 1 by n square which is equal to 2.33 into 10 to the power 14. Now अब मुझे क्या निकालना है बेटा n square की वैल्यू. Now put this value here and we can solve this like that is 1 minus 9. By solving this we will get 0.7082 into 10 to the power minus 1 and by solving this the value of n you will get this 4.98 or which is equal to 5. That means इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से कहाँ के गिर रहा है 3rd ऑर्बिट के अंदर. क्योंकि ये जो है 3rd ऑर्बिट पे है और 3rd ऑर्बिट किसकी होती है पैस्टन सीरीज की. और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट पर आकर गिरेगा चाहे कहीं से भी आके जंप करे लेकिन कहाँ करेगा अगर वो 3rd ऑर्बिट में करेगा तो वो पैस्टन सीरीज कहलाएगी. और पैस्टन सीरीज हमेशा किसमें होती हैं इंफ्रारेड रीजन में. क्लियर? इंफ्रारेड रीजन में. Now next is your question that calculate the wavelength for the emission transition if it start from the orbit having radius this nanometer and 211.6 picometer. We have these two radius. ठीक है. मीन्स न्यूक्लियस से आउटर रेडियस तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है. नाउ नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स. किस ट्रांजिशन को ये बिलोंग करेगी एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. नाउ व्हेन वी स्टडी दिस बोहर मॉडल. जब हमने बोहर मॉडल बच्चे स्टडी किया था तो हमने बोहर से रेडियस निकालना सीखा था और वो रेडियस क्या था 52.9 पिकोमीटर अपॉन में z इंटू एन स्क्वेयर. ये हमने निकालना सीखा था. ठीक है. नाउ अब हमें पता है एन स्क्वेयर की वैल्यू हमें निकालनी है बिकॉज वी हैव द रेडियस वैल्यू इज 1.3225 into 10 to the power minus 9 into z is equal to 1. Now putting the value of this we can get this in we can get this value of n1 square or you can say n1 square that is r into z upon 52.9. We get this n1 square is equal to 1322.25 upon 52.9 into z.
And same here we can calculate with the second radius 211.6 upon में 52.9 into z. Clear? Now because we get the transition, so n1 square upon में n2 square, we get this 52.9. This cut up this 52.9 with 52.9. ठीक है? Now we get this 6.25. When you solve this with taking the root, you will get the 2.5 or the 25 by 10 or the 5 by 2. And you have the n1 value is 2 and n2 value is 2. नाउ सो द ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. तो हमें n1 की वैल्यू मिल गई, हमें n2 की वैल्यू मिल गई और हमें पता चला कि जो ट्रांजिशंस हो रही है वो फिफ्थ ऑर्बिट से 2 में हो रही है. अब यहाँ से जो फिफ्थ ऑर्बिट से 2 पर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो जैसे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा बच्चों कि जब थर्ड ऑर्बिट पर आकर गिरेगा तो उसे हम पैस्चन बोलते हैं. ऐसे ही जब सेकेंड ऑर्बिट पर आकर गिरेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा और वो सेकेंड पर आकर गिरेगा तो उसे हम बैल्मर सीरीज़ के अंडर पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेव नंबर. नेक्स्ट हमें अब क्या सॉल्व करना है? वेव नंबर. तो वेव नंबर ट्रांजिशन की हमें फॉर्मूला पड़ता है, रैपिड फॉर्मूला, दैट इज 109677 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर. ये हमने रैपिड फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. नाउ n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, you will get the this wave number also, that is 2.303 into 10 to the power 6. But we have to calculate the wavelength, and we know that wave number is equal to 1 by lambda, or lambda is equal to 1 by mu pi. Now 1 by 2.303 into 10 to the power 6. By solving this we will get 434 नैनोमीटर. सो ट्रांजिशन बैल्मर सीरीज़ की है और हमें कहाँ मिलती है? विजिबल रीजन में. सो बच्चे याद रखना, अगर जो पैस्टन सीरीज़ हमने पढ़ी थी वो इंफ्रारेड में है, तो बैल्मर सीरीज़ हमेशा विजिबल रीजन में होती है. Now next question is, dual behavior of the matter proposed by de Broglie lead to the discovery of the electron microscopic, often used for the highly magnified image of the biological molecule, another type of material. If the velocity of the electron in the microscope is 1.6 10 to the power 6, तो अब हमें निकालनी है de Broglie's wavelength associated with this electron. Now from this de Broglie wavelength we know that lambda is equal to h over mv. Now h value is 6.626 10 to the power minus 34. Mass of the electron 9.1 10 to the power minus 31. And speed you have 1.6 into 10 to the power 6. And by solving this you will get lambda is equal to 455 picometer. Now next question is question number 58. Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for the determination of the structure of molecule. भाई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसे सिमिलर यूज़ किया जाता है, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिन करने के लिए. अगर वेवलेंथ जो है वो 800 नैनोमीटर पिकोमीटर की यूज़ की गई है, देन सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन्स. Now here your particles, the neutrons. Now we know that we have to calculate the velocity, and the formula of the de Broglie's wavelength is lambda is equal to h over mb, but we have to solve the v, so h over m lambda. Now we have all these value. H, we have mass of neutron, that is 6.2, which is equal to the proton mass. Neutron mass is equal to the proton mass, and the mass of the proton is 1.6 10 to the power minus 27 kg, and the wavelength is 800 into 10 to the power minus 12 meter. And here the minus 12 meter is for the picometer. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. Now by solving this you will get 494 meter per second. Clear? Now next question is 59th question. If the velocity of the electron in an Bohr orbit, first orbit की velocity आपको दे रखी है 2.19 10 to the power 6. Calculate the de Broglie's wavelength associated with it. Now again have the same formula, lambda is equal to h over mv, where the lambda is 6.626 into 10 to the power minus 34, mass 9.1 10 to the power minus 31, and velocity you have taken this 2.19 10 to the power 6. Now by solving this you will get 332 into 10 to the power minus 12, or 332 picometer.
Now the next question is the velocity associated with the proton moving in a potential difference. जो वेलोसिटी है एक प्रोटॉन के साथ और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1000 वोल्ट का, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 4.37 10⁵ हॉकी बॉल है, मास 0.1 kg का है, मूविंग विद दिस वेलोसिटी. तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी. नाउ अगेन वी यूज दिस फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h over mv. H value you know that 6.626 10 to the power minus 34, mass 0.1, and the velocity is 4.37 10 to the power 6. Again we can solve this by getting the wavelength, that is 1.516 into 10 to the power minus 38 meter. Now next question is that is related with the Heisenberg uncertainty principle, that the position of the electron is measured with the accuracy of 0.002 nm. अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपने मेजर की है 0.002 nm से, तो हमें अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सपोज मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h over 4 pi m. सपोज आपको ये भी दे, हमें क्या बच्चे क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना भी है और हमें मोमेंटम दे भी रखा है. मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज h over 4 pi m into 0.05. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द डिफाइनिंग दिस वैल्यू? अगर मोमेंटम इतना हो तो क्या हम इसको डिफाइनिंग करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं? तो बच्चों वी हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्योंकि हाइजेनबर्ग कहता है अगर किसी की भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, चाहे हम पोजीशन निकालते हो, चाहे हम उसका मोमेंटम निकालते हो, चाहे हम उसकी वेलोसिटी, अगर किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होगी तो वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा. तो पहले हम निकाल लेते हैं. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? del x into del p equal to h over 4 pi. We have to calculate the momentum. तो h over 4 pi into 1 by del x. Now putting all this value in this formula. del x कितनी है? 0.02 nm. h value 6.626 10 to the power minus 34. 4 into 3.14. By solving this, you will get the momentum, that is 2.637 into 10 to the power minus 23. ठीक है. Now again we have the momentum also. The actual momentum is h over 4 pi m. Now solve this formula, because the actual momentum that we have used, that h over 4 pi m, where h value 6.626 into 10 to the power minus 34, pi 3.14 and 0.05. Now since by solving this you will get 1.055 into 10 to the power minus 24, और जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी उससे निकालेंगे तो 2.637. सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्चुअल मोमेंटम वेरी स्मॉल, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड देखिए कि वो एक्चुअल कितना कम है वो मैग्नीट्यूड, और जितना कम होगा मतलब अनसर्टेनिटी से बहुत कम है, सो द वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड. हम उस वैल्यूज को डिफाइन नहीं करते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटम नंबर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स के गिवन हैं, आपको इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर की फॉर्म में आपको निकालना है, और अगर इफ़ एनी दीज कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिस्ट. तो सी देखते हैं अब हम. n इज इक्वल टू 4 यानी 4, l वैल्यू 0 1 2 s p d. नाउ द वैल्यू इज 4d. क्लियर. नाउ n वैल्यू 3, L value T, N value 4, L value 1 यानी P, N value 3, L value 2 3 D. Again N value 3, L value 1. Again N value 4, L value 1 means P. Now we have this. Now by solving this we will get all these values. ठीक है. Now if we want to arrange this, then we have know that firstly energy किसकी पाएगी कम? 3p की, फिर 3d, फिर this 3p, this 3d, after that 3d, 4p, 4p and 4d, because 4p and 4p have the same energy. Now next question is bromine atom possess 35 electrons, 6 electrons in the 2p orbitals,
6 इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द 4p ऑर्बिटल। ब्रोमीन के अंदर 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन तो 2p में हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स 3p में हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, 4p में हैं। तो विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके अंदर होगा। सो फिर्स्टली हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड होता है इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल। भी उस कितनी डिस्टेंस पर है वह न्यूक्लियस के, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जितना अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा मीन्स ऑर्बिटल दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस का उसके ऊपर चार्ज कम होता जाएगा। नाउ हेयर फर्स्ट ऑर्बिटल आता है 2p, उसके बाद आता है 3p, उसके बाद आता है 4p। तो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा, 4p पे, और सबसे ज़्यादा किस पे होगा, 2p पर। Now next question is question number 64. Among the following pair of the orbital, which orbital will experience the larger effective nuclear charge, 2s 3s, सबसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज़्यादा होगा। तो अभी हमने देखा ना, जितना डिस्टेंस कम होगा मीन्स ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो 2s 3s में किसके ऊपर होगा, 2s पे, 4d और 4f पर, 4d पर, क्लियर। नाउ 3d एंड 3p पर, 3p पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन द 3p। एल्यूमिनियम की जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बेटा, 3p में। तो विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए मोर इफेक्टिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। Now see, aluminium is atomic number 13 and the silicon is atomic number 14. Clear? Means जितना ज़्यादा अटोमिक चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा। सिंस सिलिकन है द 14 प्रोटॉन्स बट द एल्यूमिनियम हैज़ द 13 प्रोटॉन्स, सो सिलिकन जो होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज indicate the number of unpaired electron. First for us configuration 15, so configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2, so the number of unpaired electron is 3. Next silicon, atomic number 14, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2, so the unpaired electron is 2. Chromium, atomic number 24, here atomic number जब आप लिखते हैं this is from 21 to 30, so you will get the electronic configuration argon 4s1 3d 5 or 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 5. So the number of unpaired electron is 6, 5 in 3d, 1 in 4s. Iron, atomic number 26, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d 6 बट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, सो यू हैव 4 एटॉमिक, 4 इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टन, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. So here all the orbital is completely filled, so there will be no unpaired electron. Now next question, how many subshells are associated with n is equal to 4? कितने सबशेल्स होंगे, n की वैल्यू 4 है और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू -12 एंड n इज इक्वल टू 4. सो फर्स्टली हम देखेंगे कितने सबशेल्स होंगे, n की वैल्यू 4 है तो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 सब होगा, यानी s p d f। क्लियर, तो 4 सबशेल्स होंगे, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो वी कैन यूज़ द n स्क्वायर फॉर्मूला एंड बाय गेटिंग द n स्क्वायर यू विल गेट द 16 ऑर्बिटल्स। नाउ हमें n की वैल्यू 4 है और हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू वैल्यू 4, क्लियर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज n स्क्वायर, सो n स्क्वायर मीन्स आप ईच ऑर्बिटल इज टेकन फुल्ली, सो इट मीन 1 इलेक्ट्रॉन इन ms, दैट इज वैल्यू इज हाफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द 16 बिकॉज हम वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज 4 स्क्वायर. So I hope you understand this question बच्चे. This has completed your NCERT question answers of this chapter.
So I hope you understand this question. Okay, bye bye.